नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासी रंग। सियासी रंग में हम बात करेंगे सूबों में हो रही सियासत की। तो कहाँ क्या कुछ घट रहा है, आइए आपको बताते हैं। सियासी रंग में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। कांग्रेस में नेतृत्व विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, विवेक तनखा वीरप्पा मोहली बोल रहे हैं, हम बागी नहीं हैं, बदलाव के पक्षधर हैं। कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, उनके लिए देश पहले है। समझ नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। कांग्रेस कहाँ जा रही है? ट्विटर के माध्यम से पार्टी की नीति बनाई जा रही है। उस पार्टी का हशर क्या होगा, समझ के परे है। लगता है गांधी विहीन कांग्रेस हुई जा रही है या कांग्रेस विहीन देश। मोइली जी कह रहे हैं कि बागी नहीं है, हम बदलाव के पक्षधर हैं। कपिल सिब्बल जी बोल रहे हैं कि उनके लिए देश पहले है। अब समझ में ही नहीं आ रहा कौन क्या कह रहा है और कांग्रेस कहां जा रही है। ट्विटर के माध्यम से सरकार की नीतियां तय होने लगे हैं। उस पार्टी का हश्र क्या होगा, ये समझ से परे है। लगता है या तो गांधी विहीन कांग्रेस हुई जा रही है या कांग्रेस विहीन भारत हुआ जा रहा है। इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जिस तरह की सियासत हो रही है मध्य प्रदेश में और आज विवेक तनखा के बयान पर तंज भी कसा है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, क्या कहेंगे? हेलो जी कहिए, आवाज आ रही है आपकी। राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो आपकी आवाज मुझे आ रही है राजेश जी, बोलिए। हेलो आपकी आवाज मुझे आ रही है, आप बोलिए। राजेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो इस वक्त देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व पर कई सवाल उठ रहे हैं। विवेक तनखा जो राज्यसभा सांसद, उनके ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का साफ कहना है कि ट्विटर के माध्यम से जिस तरह से पार्टी की नीति बनाई जा रही है, उस पार्टी का हशर क्या होगा, समझ के परे है। लगता है गांधी विहीन कांग्रेस हुई जा रही है या कांग्रेस विहीन देश हो रहा है। लगातार कांग्रेस के खिलाफ जो है बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस भी जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वार और पलटवार का दौरा जारी है। राजेश सक्सेना जी हमारे स्टेट हेड हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं वापस। राजेश जी, क्या कहेंगे जो सियासत इस वक्त चल रही है कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर? बिल्कुल अविनाश जी, जिस तरह से अगर बात की जाए कि कांग्रेस में जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह से बयान में कहा है कि जो स्थितियां परिस्थितियां कांग्रेस की हैं जी, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो स्थिति बनी है कांग्रेस की, या जिस तरह के बयान कांग्रेस के नेताओं के आ रहे हैं, चाहे कपिल सिब्बल का बयान हो, अब विवेक तनखा ने जिस तरह से ट्वीट करके कहा है कि वो बागी नहीं लेकिन सुधार के पक्षधर हैं, कुछ ऐसे ही कपिल सिब्बल ने कहा। जिस तरह से लगातार जब CWC की बैठक हुई और बैठक में जिस तरह से राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल को लेकर सवाल खड़े किए, या फिर गुलाम नबी आजाद को लेकर सवाल खड़े किए, या फिर ट्वीट के जरिए जिस तरह से तमाम तरह की बातें सामने आई, या फिर कई ऐसे थे कि गांधी परिवार से इतर जिनकी मांग थी कि पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए। और यही है तब से कांग्रेस का जो अंदरूनी घमासान मचा हुआ है और ट्वीट के जरिए जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, और ऐसे में ही बैठे बिठाए जिस तरह से बीजेपी को मौका मिला है। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जिस तरह से लगातार कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की स्थिति है निश्चित तौर पर दयनीय है, संकट की है, और ऐसे में कांग्रेस का क्या हश्र होगा, इस देश से कांग्रेस बचेगी भी कि नहीं बचेगी, ये तमाम सारी चीजें हैं जिनको लेकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। जी
ये कुल मिला के देखा जाए तो राजेश जी, आने वाले समय में जब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और तमाम चीज़ें जब नज़दीक आती जाएंगी तो सियासी जंग जो है और तेज़ होती दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कमान को लेकर हुए घमासान के मुद्दे पर अब कांग्रेस के नेता पर्दा डालते नजर आ रहे हैं। जबलपुर प्रवास पर आए पार्टी के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने साफ किया कि अगले 6 महीने में कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा और इसका फैसला CWC की बैठक में लिया जा चुका है। इस दौरान अपने चिर परिचित अंदाज में दिग्विजय सिंह ने भाजपा के खिलाफ नया नारा भी दिया। उन्होंने लोकतंत्र बचाओ, गद्दारों को भगाओ का नारा देते हुए कहा है कि बीजेपी प्रदेश में अस्थिरता का माहौल पैदा कर रही है। हुआ है कि CWC का ये निर्णय है कि 6 महीने के अंदर या जैसा भी संभव हुआ नया अध्यक्ष चुना जाएगा। तय हुआ है कि में रहते हैं। जबलपुर प्रवास के दौरान उन्होंने भी एक तरह से एक इशारा किया है कि 6 महीने के अंदर तय हो जाएगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा और नया नारा भी उन्होंने दे दिया बीजेपी के खिलाफ। दिग्विजय सिंह जब भी कुछ बोलते हैं तो उनका बयान जो है हमेशा सुर्खियों में रहता है। अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें एक नेपानगर सीट भी शामिल है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। बीजेपी उपचुनाव में सुमित्रा देवी कासडेकर पर दांव लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बीजेपी सुमित्रा देवी कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल हुई थी। उधर नेपानगर में कांग्रेस की अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं, फिर भी अब तक किसी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। कांग्रेस में दावेदारी करने वाले उम्मीदवारों की कतार भी लंबी है। अब देखना होगा कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी घोषित करती है। तो उपचुनाव का घमासान जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में जारी है और यही वजह है कि बीजेपी ने एक तरह से अपने पत्ते सुमित्रा देवी कासडेकर को एक तरह से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है और कांग्रेस की तरफ से वहां प्रत्याशी कौन होगा नेपानगर सीट से ये अभी तय नहीं है। लिहाजा नेपानगर में सियासत इस वक्त तेज हो चली और इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एसोसिएट न्यूज़ एडिटर अरविंद शर्मा। अरविंद जी, क्या सियासी गणित नज़र आ रहा है नेपानगर में, और जिस तरह से सुमित्रा देवी कासडेकर को एक तरह से प्रत्याशी घोषित किया गया है, कांग्रेस से जो हैं वो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं सुमित्रा देवी, और कांग्रेस ने अभी तक एक तरह से पत्ते नहीं खोले हैं और दावेदारों का जो है टिकट की दावेदारों का जो है उनकी फहरिस्त भी काफ़ी लंबी है नेपानगर में। ऐसे में क्या लगता है आने वाले समय में यहाँ पे चुनावी घमासान जो है कितना ज़्यादा देखने को मिलेगा? विधायकों ने इस्तीफा दिया था, इसके बाद 3 विधायक और इस्तीफा दिए थे। इसमें सुमित्रा देवी भी एक नाम था जिन्होंने इस्तीफा दिया था और नेपानगर से वो विधायक है जो बिरहानपुर जिले में आता है और उन्होंने राजेंद्र दादू को हराया हुआ था लगभग 1200 मतों से। इसके बाद जब वो पार्टी से आई हैं और इस समय बगावत किया है और वो भाजपा में शामिल हुई हैं तो स्वाभाविक है कि उनको टिकट मिलना था। और जिस तरीके से घोषणा हुई है इसको तो हम अभी घोषणा ही मानेंगे। जब वो वर्किंग कमेटी और दुनिया भर के वहाँ से होके जब वो नाम आता है तब होता है, मगर वहाँ पे सांसद ने घोषणा की है कि ये वहाँ पे प्रत्याशी होंगी तो हम मानते हैं कि वो प्रत्याशी होंगी। यदि प्रत्याशी होंगी तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि प्रत्याशी हैं और भाजपा उनके पीछे खड़ी है। दूसरी बात, यदि कांग्रेस की करें तो लगातार कांग्रेस सर्वे कर रही थी। सर्वे करने के बाद 3 बैठक भी कांग्रेस ने कर लिया है और कांग्रेस बैठक करने के बाद भी अभी नाम की घोषणा नहीं कर पाई है। तो चुनाव में जिस तरीके से उपचुनाव है कहीं ना कहीं भाजपा आगे बढ़ती दिख रही है और अब देखना होगा कि नेपानगर का जो जंग होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा
क्योंकि एक सिटिंग विधायक अपनी सीट त्याग कर और वो चुनाव लड़ रही है, और जिस तरीके से 1200 बहुत मार्जिन नहीं था, 1200 मतों से हार जीत का फैसला हुआ था। तो अब देखना होगा राजेंद्र दादू इसको कैसे लेंगे, ये भी समय बताएगा। अविनाश। अरविंद जी, एक बात और भी है, ये जहन में सवाल जो है आम जनता के मन में भी है और तमाम सियासतदान हैं वो भी, उन सियासी गलियारों में भी ये बात चर्चा का विषय है कि जो कांग्रेस के विधायक थे या जो कांग्रेस के नेता थे वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस की सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत के आए। अब बीजेपी का दामन थामने के बाद बीजेपी की टिकट से अभी उपचुनाव लड़ेंगे, यही हाल सुमित्रा देवी काजरेकर का है। तो कितनी चुनौती होगी जनता के सामने, क्या बोलेंगे वो कि कांग्रेस का साथ दिया जनता ने, अब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, तो कितना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा या कितना आसान रहेगा रास्ता? अब ना देखिए, चुनाव कोई भी हो सब चुनौतीपूर्ण होते हैं, और चुनाव में जो मत होता है वो महत्वपूर्ण होता है, और जनता किसके साथ जाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर जिस तरीके से संगठन के साथ भाजपा खड़ी रहती है, जिस तरीके से संगठन बेस्ड पार्टी है, और दूसरी ओर यदि हम कांग्रेस की बात करें तो व्यक्ति विशेष पार्टी है, तो कहीं ना कहीं उस बात का फायदा तो मिलता है। अब एक मतदान जहां होना है नेपा नगर में, वहां पर 1200 मतों से यदि कांग्रेस जीती थी और इसके बाद वही कांग्रेस विधायक दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो ये समस्या तो है। और एक घटनाक्रम जो बना था, उस घटनाक्रम को देख के ऐसा हुआ 27 जगह पे जो चुनाव होने हैं, तो उसमें एक चुनाव नेपा नगर में भी होना है, क्योंकि वहाँ बुरहानपुर में संसद भाजपा का है। और जिस तरीके से रणनीति बन रही है, अब देखना होगा, ये तो सब कोख में है कि क्या होगा, समय के कोख पे है, और जब समय इसका निर्णय करेगा। और जिस तरीके से जी अभी से कुछ भी कहना लेकिन फिलहाल ठीक नहीं है और उचित भी नहीं होगा। और रहा सवाल कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 1200 मतों से वो जीती थी, तो 1200 मतों का मतलब ये हुआ कि भाजपा को सिरे से नकारा भी नहीं था वहाँ की जनता ने, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी मिल सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने पत्ते किस तरह से ओपन करती है, वो कौन सा प्रत्याशी वहाँ पर सुमित्रा देवी के सामने खड़ा करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस तमाम जानकारी के लिए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया नागपुर में आरएसएस के दरवाजे पर माथा टेकने गए, अमित शाह ने समय दिया तो उनके पास जाएंगे, मोदी जी ने टाइम दे दिया तब उनके दर पर माथा टेकने जाएंगे। सिंधिया का इतिहास कलंकित है। नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू अरबपति थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से कहा था, आज़ादी की लड़ाई के लिए यह खजाना तुम्हारा है। वहीं मध्य प्रदेश को सड़कों की सौगात मिलने पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने इनकी नगर पालिका व पंचायत को अरबों रुपए दिए हैं। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता गजेंद्र इंगले हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गजेंद्र, सिंधिया पर बरसे हैं सज्जन सिंह वर्मा और कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं, क्या कहती है वहां की सियासत? गजेंद्र, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी, जिस तरह से सज्जन सिंह वर्मा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है, सड़कों के मुद्दे पर भी उन्होंने बयान दिया है, क्या कुछ कहेंगे? जी सुन रहा हूं मैं, आप बोलिए। जी, आगामी चुनाव में देखिए कांग्रेस अच्छी तरीके से जानती है कि इस क्षेत्र की जो 16 सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनको यदि जीतना है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही वो हमेशा निशाना साधकर चल रहे हैं। और आज सज्जन सिंह वर्मा जी ने भी जिस तरीके से यहाँ पर बात करी, उन्होंने उसका उदाहरण लिया कि जो विधायक हैं अपने जो भाजपा के नेता हैं जी विजयवर्गीय जी, तो उनसे उनकी चर्चा चली होगी, तो उसमें उन्होंने बहुत ही मतलब जो एक तंज कसा है सिंधिया पर कि जो खाना खाने को वो उनके घर गए थे, तो उस समय फिर जब उनकी चर्चा हुई, कैलाश विजयवर्गीय ने बोला कि ठीक है वो गए थे, तो लेकिन हमारे यहाँ तो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो यहाँ कोई राजा महाराजा नहीं है, तो वो घर पे गए तो कोई भी खाना उनको खिला देगा उनको। तो इस तरीके से बहुत बड़ा तंज ये माना जा सकता है कि वो ये बताना चाहते थे कि कांग्रेस में जो थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत बड़ी हैसियत थी, उनको बहुत महत्व दिया जाता था, लेकिन भाजपा में जाकर उनको देखे कोई जो है वो ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है सिंधिया पे निशाना साधा है। देखिए, पूरी कांग्रेस अच्छी तरीके से जानती है कि यहाँ की यदि सीटें जीतनी है तो कहीं ना कहीं सिंधिया को ही अपने टारगेट पे लेके चलना पड़ेगा। जानकारी के लिए
अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान सदन कई मुद्दों पर गरमाया। बीजेपी ने कई सवालों के जरिए सदन में सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया, जिसमें संसदीय सचिव के कार्य, छत्तीसगढ़ में बढ़ती कोरोना की रफ्तार, सरकारी अस्पतालों में रिक्त पदों की भर्ती और पीडब्ल्यूडी के कई निर्माण कार्यों में वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर कनिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दिए जाने जैसे मुद्दे पर कई सवाल विपक्ष ने सत्ता पक्ष के सामने रखे और इन सभी सवालों के जवाब मांगे। साथ ही विपक्ष द्वारा लगाए गए सवालों को पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने सही करार देते हुए कहा कि निश्चित ही सत्ता पक्ष को सभी सवालों के जवाब देना चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग और पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भी राजेश मूणत की बातों का करारा जवाब दिया है। तो खाली पढ़ने का काम कर सकता है और इसलिए जिन चीजों को, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी पहले पूर्व सरकार पे, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार बीजेपी के ऊपर जब ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रही, तो आज ऐसी स्थिति क्या हो गई कि जिसके अंदर 12 मंत्री और 15 संसदीय सचिव, ये भी एक अपने आप में आश्चर्यजनक बात हो। जितने संसदीय सचिव बनाए हैं वो संसदीय सचिव से पॉलिटिकल रूप से उनको संतुष्ट करने के लिए, उस सरकार में मंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहे लोग आज अगर संसदीय सचिव के नियुक्तियों पर सवाल उठा रहे हैं तो यह भाजपा का मुद्दों का दिवालियापन दर्शाता है। आपने संसदीय सचिव बनाए तो सही था और आज कांग्रेस ने बनाए हैं तो गलत है। इससे ज्यादा दोहरे मापदंड की राजनीति और नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र बेनकाब। इस खबर पर हमारी संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ी हुई है। निधि, संसदीय सचिव को लेकर सियासत गरमाई हुई है छत्तीसगढ़ की और सदन में ये मुद्दा भी पूरी तरह से विपक्ष ने उछालने की कोशिश की, करारा जवाब भी सत्ता पक्ष ने दिया। क्या कुछ कहेंगे? जो बिल्कुल आज से जो है विधानसभा सत्र जो है वो कल से ही शुरू हो गया था, लेकिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद जो विधानसभा सदन था वो स्थगित कर दिया गया था और आज छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा का सप्तम सत्र था और उसका दूसरा दिन था, जिसमें कई तरह के प्रश्नकाल के दौरान सवाल उठाए गए और भाजपा ने यानी कि विपक्ष पार्टी ने कई तरह के प्रयास किए, सवालों के घेरे में लेने की कोशिश की सत्ता पक्ष को, जिसमें अगर हम बात करें तो लगातार सबसे पहला सवाल अगर हम करें तो धर्मलाल कौशिक जो कि नेता प्रतिपक्ष ने उठाया संसदीय सचिवों को लेकर के, और इसके बाद कोरोना की रफ्तार और कोरोना के बाद अन्य और कई सारे मुद्दे थे जिनको लेकर के भाजपा पार्टी ने सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने जिस तरह से भाजपा ने सवाल उठाए हैं सदन में उसे सही करार दिया और कहा कि बिल्कुल निश्चित रूप से जो जो सवाल भाजपा द्वारा उठाए गए हैं उसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा, और या वो संसदीय सचिवों की बात हो या कोरोना की बात हो या पीडब्ल्यूडी के निर्माण को लेकर अधिकारियों के साथ किए जा रहे भेदभाव की बात हो, लगातार तमाम तरह के मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास आज सदन में दिया और इन्हीं सवालों को लेकर के आज सदन काफी गरमाया नजर आया। जिसमें जी निधि, सदन गरमाया, आने वाले दिनों में भी अभी ये गर्माहट और दिखाई देने वाली है, मतलब जी। बहुत बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए। रुख करेंगे लखनऊ का, जहां दारुल शफा की दीवारों पर समाजवादी छात्र सभा के नेता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विवादित पोस्टर लगाया है। इसमें योगी ब्राह्मणों के ऊपर फरसा ताने खड़े हुए हैं, जबकि अखिलेश यादव को मुकुट पहनाकर उन्हें बचाने वाला दर्शाया गया है। पोस्टर में भगवान परशुराम का चित्र भी बना है। इससे पहले भी राजधानी के कुछ वीवीआईपी इलाकों में विवादित पोस्टर लगाए गए थे। मामलों के बाद पुलिस ने ये पोस्टर हटवा दिया। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त पोस्टर्स को लेकर एक नई तरह की सियासत गरमाई हुई है और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजू, पोस्टर वॉर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में जिस तरह से पोस्टर्स में परशुराम जी को दिखाया गया, अखिलेश यादव को दिखाया गया है, पोस्टर वॉर एक बार फिर उफान पर दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, अपना सही कहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरीके का किस करवट बदले ये तो कहा नहीं जा सकता, पर देखा जाए जिस तरीके से नज़ारा देखने को मिल रहा है, एक विपक्ष लगातार एक सत्ता पक्ष पर बराबर हमला करता हो, ये बहुत बड़ी बात है। पर यहाँ पर बात करें जैसे लखनऊ के दारुल शफा के विधायक निवास है जो
वीवीआईपी इलाका है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के साथ कई बड़े मंत्रियों का विवादित पोस्टर लगाया गया है। समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश सचिव है छात्र सभा विकास यादव ने योगी के खिलाफ जो विवादित पोस्टर लगाया, पोस्टरों में ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को दिखाया गया है। दूसरा नंबर अगर बात करें, पोस्टर में ब्राह्मणों पर फरसे से मुख्यमंत्री योगी द्वारा हमला दर्शाया गया है। उनके पीछे केशव प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी के कई नेता का पोस्टर लगाया गया है। बेटी बचाओ, भाजपा भगाओ, बंद करो ब्राह्मणों पर अत्याचार, ना भ्रष्टाचार, ना गुंडाराज, अब की बार अखिलेश सरकार। तो इस तरीके के काफी नारे और इसको लेकर कोई पलटवार किया है बीजेपी ने? देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं अब ना, तो इसकी जो फिर बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी ने जिस तरीके से बीजेपी के जब आला नेताओं को इससे जानकारी मिली, खबर की, तो उन्होंने थाना हजरतगंज की पुलिस मौके पर पहुंचती है और वो पोस्टरों को पहले तो प्रिंट जो किया गया है उसको मिटवा दिया। उसके खिलाफ में विकास यादव के साथ साथ कुछ कई समाजवादी पार्टी नेताओं के खिलाफ थाना हजरतगंज में मुकदमा लिखा गया है और भगवान परशुराम की फोटो के साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का दिखाया गया ब्राह्मणों का रक्षण। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, एक विपक्ष जिस तरीके से योगी सरकार पर हमला कर रहा है, वो भी लगातार कटाच की अगर बात करें, जिस तरीके से कटाच है, पोस्टर में डॉक्टर और कोरोना मरीजों को दर्शा रहे हैं। वाले दिनों में ये पोस्टर वॉर और भी ज्यादा इसको लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती दिखाई देंगी उत्तर प्रदेश में। राजू, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सियासी रंग में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।